नमस्कार दोस्तों। ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। एक कहावत है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और महाराष्ट्र में घटना घट चुकी है, दुर्घटना घट चुकी है। कई दिन से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के समर्थक हिंदी भाषी लोगों से मारपीट कर रहे थे और वो चीजें रिकॉर्ड की जा रही थी, वीडियो बनाए जा रहे थे और सोशल मीडिया पर जानबूझ करके लोगों में दहशत पैदा करने के लिए वायरल भी किए जा रहे थे। और लोगों में आक्रोश इस बात को लेकर के था कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। आप अगर पिछले कुछ दिनों के सोशल मीडिया हैंडल्स को देखें तो लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे थे कि कानून व्यवस्था नाम की चीज महाराष्ट्र में, मुंबई में बची है या नहीं बची है। और होम मिनिस्ट्री जो कि चीफ मिनिस्टर के पास है, इसलिए ये सवाल और भी मुखर तरीके से पूछे जा रहे थे। और ये जो कुछ चल रहा था, कोई स्वीट्स वाला है, जोधपुर का रहने वाला है, लेकिन भयंदर इलाके में जो है वो अपना कारोबार कर रहा है, वहां आकर के सिर्फ इसलिए कि वो राजस्थानी और हिंदी में बात कर रहा है, मराठी नहीं बोल रहा है, उसके साथ थप्पड़ों से बात करना। या कोई सब्जी वाला है, वो अगर भोजपुरी में बोल रहा है, बिहारी बोल रहा है, तो उसके साथ मारपीट, ये सिलसिला लगातार चल रहा है। ये क्यों चल रहा था, इस पर तो जरा बाद में आएंगे। लेकिन इस बीच देवेंद्र फडणवीस चुप रहे, जबकि नीतीश राणे, एक एडवोकेट और एक संत, तीनों के वीडियो वायरल हुए। तीनों ने चेतावनी दी और एडवोकेट ने तो बाकायदा थाने में तहरीर दी कि इनके खिलाफ, इंक्लूडिंग राज ठाकरे, जितने मारपीट करने वाले हैं सबके खिलाफ गंभीर धाराओं में आप मुकदमा कायम करिए। आप किसी भाषा का समर्थन करें, किसी भाषा को प्रमोट करें, वो तो समझ में आता है। लेकिन अगर कोई दूसरी भाषा बोल रहा है, उसके साथ आप मारपीट करें, उसको कारोबार ना करने दें, ये कैसे स्वीकार हो सकता है। और मुझे कई बार लगता है कि देवेंद्र फडणवीस, जिनकी पहले कार्यकाल की सब प्रशंसा करते हैं, उनको क्या हुआ है। उनको तो मुखरता के साथ में सामने आना चाहिए था। पहली घटना होते ही उनको आदेश देने चाहिए थे कि जिन्होंने भी ये हरकत की है उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए। यही घटनाएं अगर उत्तर प्रदेश में हो गई होती तो मारपीट करने वाले लंगड़ा करके चल रहे होते, थाने के बाहर उनकी फैशन परेड हो रही होती। लेकिन महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के रहते हुए इस तरह की घटनाएं होती रहे और वो चुप रहे। और वो बोले भी तो इतनी देर से, और तब बोले जब गृह मंत्री अमित शाह पुणे में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के सिलसिले में पहुंचे और संभवतः वहां से ही कोई गाइडलाइन जारी की गई या कहा गया कि चुप रहने से बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। महाराष्ट्र में बहुत बड़ी संख्या में महाराष्ट्र में इस समय हिंदी भाषी हैं। और नीतीश राणे ने तो बल्कि ऐसे सवाल पूछ डाले राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे से कि उनको जवाब देते नहीं बनेगा। और नीतीश राणे को इसीलिए कहा गया, सोशल मीडिया पर लगातार मुहिम चल रही है कि ये मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं, इनको मुख्यमंत्री बनाइए। मुख्यमंत्री नहीं बनाए तो इनको होम मिनिस्ट्री ही दे दीजिए।
ये सबको सीधा कर देंगे। उन्होंने कहा कि क्या जावेद अख्तर मराठी में बोलते हैं, या जितनी ये हिंदी फिल्में बनती हैं इनका विरोध करेंगे क्या आप? या जो अजान देते हैं लाउड स्पीकर्स पर वो सब मराठी में दी जाती है, वो किस भाषा में देते हैं? उन्होंने बहुत कठिन सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि जितने भी ये मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र में, वहां जाकर के जरा जिस तरीके से हिंदुओं से मारपीट की जा रही है, हिंदी बोलने वालों से मारपीट की जा रही है, जरा वहां जाकर के मारपीट करके दिखाएं जो उर्दू बोलते हैं या अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं। और तब जाकर के देवेंद्र फडणवीस का एक बयान आता है, वो कैमरों पर आते हैं। मैंने इसीलिए कहा कि जरा सी सावधानी अगर आपकी हटती है तो इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है, इतना बड़ा राजनीतिक नुकसान हो जाता है, आपको अंदाजा भी नहीं होता है। सुनिए देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है। बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो ये सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये लोग अंग्रेजी को गले लगाते हैं और हिंदी के ऊपर विवाद करते हैं। ये कौन सा विचार है और ये किस प्रकार की कार्रवाई है? इसलिए इस प्रकार से जो लोग ऐसा कानून हाथ में लेंगे इनके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जब से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने 5 जुलाई को मुंबई में भाषा के नाम पर ही, हिंदी विरोध के नाम पर ही साझा रैली करने का ऐलान किया है और ये संकेत दिए हैं कि राजनीतिक मजबूरियों के चलते दोनों भाई जो है वो फिर से इकट्ठा हो रहे हैं। और मैं राजनीतिक मजबूरियों के चलते क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना टूट चुकी है। एकनाथ शिंदे उनसे अलग हुए, 40 एमएलए लेकर के आए, अलग सरकार बनी, वो मुख्यमंत्री बना दिए भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी उनकी सहयोगी रही। लोकसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा बीजेपी को, एकनाथ शिंदे और अजित पवार को, लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें जो नतीजे आए उसने तो उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार के तोते उड़ा करके रख दिए हैं। आप देखिए कि अकेले भारतीय जनता पार्टी को ही 288 में से 132 सीटें मिल गई। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 57 सीटें मिल गई और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को 41 सीटें मिल गई। और जो ये महाविकास आघाड़ी, जिनको लोकसभा में कहीं ज्यादा सीटें मिली, वो भी आंकड़ा मैं बताऊंगा जिनकी दिलचस्पी होगी, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना को केवल 20 सीटें, यानी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली जो असली शिवसेना बताई जा रही है उसको 57, और जो अलग सिंबल और अलग पार्टी नाम दिया गया उद्धव ठाकरे को चुनाव आयोग के द्वारा, उसको केवल 20 सीटें मिली। कांग्रेस पार्टी को केवल 16 सीटें और शरद पवार की एनसीपी को मात्र 10 सीटें मिली।
2 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली और 10 अन्य के खाते में गई, जो छोटी मोटी पार्टियां हैं, निर्दलीय हैं, इस तरह के हैं। लोकसभा चुनाव में इनको बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में लूज कर गए पूरी तरीके से। कांग्रेस, जिसको 2019 में केवल 1 सीट मिली थी लोकसभा की, उसको 2024 के चुनाव में 13 सीटें मिल गई। इसी तरीके से उद्धव ठाकरे की पार्टी को 9 सीटें मिल गई और शरद पवार की पार्टी को 8 सीटें मिल गई। तो इस तरीके से देखें तो इनको ही 30 सीटें मिल गई और एक बसंत दादा पाटिल के पोते जो हैं वो जीत गए थे, तो 48 में से 31 सीटें इन लोगों को मिल गई। बीजेपी को 9 सीटों पर संतोष करना पड़ा, एकनाथ शिंदे की पार्टी को 7 पर और अजित पवार की पार्टी को केवल 1 सीट पर संतोष करना पड़ा। ये जो विधानसभा चुनाव में लगभग इरिलीवेंट हो गई उद्धव ठाकरे की पार्टी, और एकनाथ शिंदे को लोगों ने असली शिवसेना मान करके 57 सीटें दे दी। इससे उद्धव ठाकरे को लगा कि अगर इसी तरह चलता रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि वो पूरी तरह महाराष्ट्र की राजनीति में खुड्डे लाइन लग जाए, दीवार से लग जाए, अप्रासंगिक हो जाए। इसलिए बेहतर होगा कि जो सिग्नल्स आ रहे हैं राज ठाकरे की तरफ से, उनको एक्सेप्ट कर लिया जाए और दोनों फिर से एक साथ आ जाए, क्योंकि राज ठाकरे भी कई चुनाव लड़ चुके हैं और उनको पब्लिक जो है वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और क्यों नहीं करने को तैयार हैं? क्योंकि उनके पल्ले में कुछ एज सच नीतियों और कार्यक्रम के नाम पर कुछ नहीं है, और यही हाल उद्धव ठाकरे का है। संजय राउत ले दे करके उनको, अपने आप को और उनकी पार्टी को रोजाना की मीडिया में बयानबाजी करके किसी तरीके से सुर्खियों में रखे हुए हैं, वरना तो जमीन पर तो मामला खत्म ही है बिल्कुल। और इन्होंने मराठी के नाम पर एकजुटता दिखाते हुए कहा कि हम 5 जुलाई को शक्ति प्रदर्शन करेंगे, रैली करेंगे, एक साथ मंच पर आएंगे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। और उसके बाद से हम और आप देख रहे हैं मुंबई में, ठाणे में, दूसरी जगहों पर किस तरीके से लोगों के साथ मारपीट की जा रही है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनके वीडियो बनाए जा रहे हैं, उनको वायरल किया जा रहा है, केवल इसलिए कि लोग दहशत ज़दा हों। और जो मराठी मानूस है उसमें जो इस तरह की चीजों को नापसंद नहीं करते हैं, वो फिर से इनकी तरफ आ जाए। वैसे तो इससे डरना चाहिए था एकनाथ शिंदे को, और एकनाथ शिंदे के कोटे के एक मंत्री ने बड़ा अजीबोगरीब बयान दे भी दिया। उन्होंने कहा कि मराठी तो बोलनी पड़ेगी, जो नहीं बोलेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भैया कौन से संविधान की बात कर रहे हो? या देवेंद्र फडणवीस बता दें सामने आकर के कि किस बेस पर उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा, अगर कोई मराठी नहीं बोलेगा तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। कोई मंत्री बोले इस तरह की बातें? इस पर भी लोगों की बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं आई। और नीतीश राणे तो जिस तरीके से आए हैं और प्रतिक्रिया दी है, लोग कह रहे हैं कि यही भविष्य के नेता है। इन्हीं के नेतृत्व में हिंदू जो हैं वो अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं। यानी लोगों की शिकायतें देवेंद्र फडणवीस से बढ़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी से बढ़ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप इस पर चुप क्यों है, चुप्पी क्यों साध ली है। तो इसलिए मैंने कहा है कि ये सामने आए, अच्छी बात है, लेकिन देर से आए हैं। इसको अभी भी यही कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अगर इसी तरीके से सावधानी हटती रही तो दुर्घटनाएं घटेंगी और
भारतीय जनता पार्टी को भी और उनको भी लेने के देने पड़ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।